Hello students, hope you all are doing well in your homes. Students, our today's topic of discussion is sequencing problem. In this video, we'll learn about sequencing of n jobs on two machines, and this method is called Johnson's rule or Johnson algorithm. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीक्वेंसिंग से। पहले समझते हैं हम सीक्वेंसिंग क्या है। तो students, here is the definition of sequencing, which says sequencing is the process of scheduling jobs on machine in such a way so as to minimize the overall time, cost and resources to maximizing profits for any organization. Students, in particular we have three types of sequencing problem in our syllabus. तो ये sequencing problems क्या हैं? Processing of n jobs through two machines, processing of n jobs through three machines, and last one is processing of n jobs through k machine. In this lecture we will learn about sequencing of n jobs on two machines. तो problem कैसे define हो रही है? There are two machines A and B. Each job is processed in order AB. The processing time of n jobs, n मतलब 1, 2, 3 up to n, on each machine is known. Let A1, A2, A3 up to AN are the processing time on A, and B1, B2, B3 up to BN are processing time on B. The problem is to find the order in which the n jobs are to be processed to minimize the total elapsed time T to complete all n jobs. तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या होगा? टू मशीन्स होंगी, नंबर ऑफ जॉब्स n होंगे। हमें एक ऑर्डर फाइंड करना है कि जिससे हमारा टोटल इलैप्स्ड टाइम t जो है उसको हम क्या कर सके, मिनिमाइज कर ले। ठीक, चलिए देखिए इसकी एल को और इसका प्रोसीजर हम कैसे सॉल्व करेंगे इनको। तो इस टाइप का प्रोसेसिंग जिसमें n जॉब्स होंगी और टू मशीन हमारे पास है, इसके सॉल्व करने के लिए जॉनसन एल्गोरिथम। तो अकॉर्डिंग टू जॉनसन एल्गोरिथम पहला चेक करते कि ये कब यूज़ करनी है और इसका प्रोसीजर क्या होगा। जॉनसन एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर सीक्वेंसिंग n जॉब्स थ्रू टू मशीन्स. The purpose is to minimize idle time on machines and reduce the total time taken for completing all the jobs. अब प्रोसीजर क्या होगा? हमें क्या करना है? सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे हम स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम्स. अगर if the minimum processing time is AR on machine, AR means क्या? Job number R on machine A. तो हम इसे क्या करेंगे? डू द rth जॉब फर्स्ट इन द सीक्वेंस. हमें एक कॉलम बनाना है. मान लीजिए हमारे पास 5 जॉब्स है, तो हमें करना है AR. अगर A5 नंबर की जॉब हमें सबसे मिनिमम टाइम ले रही है या प्रोसेसिंग टाइम उसका मिनिमम है, तो हम क्या करेंगे? A मशीन के जितने भी वैल्यूज़ होंगे या प्रोसेसिंग टाइम होगा हम उसको पहले अरेंज करेंगे, और B के लिए हम कहाँ से यूज़ करते हैं? लास्ट से. ठीक, आफ्टर डूइंग दिस स्टेप अब हमारे शेड्यूल्ड हुए. अगर हमारा AR पहले है तो हम इसको स्टार्टिंग से अरेंज करेंगे. इफ़ मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम इज हमें मिल रहा है BS यानी कि जॉब नंबर S ऑन मशीन B, तो हम इसे कहाँ से शेड्यूल करेंगे? लास्ट से. आफ्टर डूइंग दिस स्टेप अब n माइनस जॉब हमारे पास लेफ्ट होंगी, n माइनस जॉब बची अब हमारे पास टू बी सिक्वेंस्ड. अब फिर से सेम चेक करेंगे कि मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम कहाँ से है और फिर इसको शेड्यूल करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, फाइंड द टोटल प्रोसेसिंग टाइम एज पर द सीक्वेंस डिटरमाइंड. लास्ट में टोटल हमें क्या फाइंड करना है? प्रोसेसिंग टाइम, एंड ऑल्सो डिटरमाइन आइडल टाइम एसोसिएट विथ मशीन्स. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस एल्गो को एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं. ठीक, आपको याद रखना है मशीन A, अगर ऑर्डर उसका AB है तो मशीन A में प्रोसेसिंग टाइम अगर मिनिमम आ रहा है तो आप इसको स्टार्टिंग से फिलअप करना स्टार्ट करोगे, और अगर सेकंड मशीन या B मशीन पे मिनिमम टाइम है तो हम उसको कॉलम में लास्ट से फिल करना स्टार्ट करेंगे. चलिए क्वेश्चन चेक करते हैं. हियर इज एग्जांपल नंबर 1. There are 5 jobs, each of which must go through the two machines AB in the order AB. Processing time are given in the table below.
तो J1, J2, J3, J4, J5 इन सब का प्रोसेसिंग टाइम मशीन ए के लिए गिवन है और मशीन बी के लिए गिवन है। डिटरमाइन द सीक्वेंस फॉर द गिवन जॉब्स दैट विल मिनिमाइज द टोटल इलेप्स्ड टाइम। चलिए हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम से हम स्टार्ट करेंगे। आपको याद रखना है अगर ये मशीन ए के लिए है तो हम कॉलम में फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और मशीन बी के लिए है तो कॉलम लास्ट से फिल करना स्टार्ट करेंगे। चलिए हम चेक करते हैं कि हमारा मिनिमम टाइम कहाँ है। अगर आप स्टूडेंट्स इसको टेबल को देखेंगे तो इसका मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम क्या है, 1 आवर। वो कहाँ मिल रहा है हमें, फर्स्ट मशीन में J2 के लिए। ठीक है, फॉर जॉब 2 ऑन मशीन ए। हम एक के लिए है या फर्स्ट मशीन के लिए तो हम कॉलम फिल करेंगे स्टार्टिंग से। 10 जॉब 2 विल डन फर्स्ट, हमने कॉलम को फिल किया। अब J2 हमारा यूज हो गया है तो आप इसको हटा दीजिए। द रिड्यूस सेट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम बिकम्स, अब हमने J2 को यहाँ से डिलीट कर दिया, हमारे पास क्या बचा, J1, J3 जॉब्स और J4 एंड J5। वैल्यूज प्रोसेसिंग टाइम की कोई चेंज नहीं होंगी, वही सेम टेबल आप नोट करिए। अब इस रिड्यूस्ड सेट में हम चेक करते हैं कि मिनिमम टाइम क्या है। रिड्यूस सेट में मिनिमम टाइम क्या दिखाई दे रहा है हमें, 2। तो प्रोसेसिंग टाइम ये कौन सी मशीन पे है, बी पर है। तो अब हम इसे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लास्ट से। तो हमने J1 बी के लिए था, द मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम इन रिड्यूस्ड प्रॉब्लम इज 2 आवर for job 1 on machine B, so we schedule job 1 in last। हमने इसको लास्ट में शेड्यूल किया, फिर हम इसको रिड्यूस करेंगे, J1 को हम रिड्यूस कर देंगे इससे। देखिए कैसे, द रिड्यूस्ड सेट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम। अब J1 भी हमारा हट गया, क्या बचा हमारे पास, जॉब बची J3, J4 एंड J5। अब हम इसमें चेक करते हैं कि मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम क्या मिले। अब यहाँ से हमें मिल रहा है 3। J4 के लिए कौन सी मशीन पे, ए के लिए, तो आप इसको स्टार्टिंग से फिल करेंगे। अब स्टार्टिंग में सबसे पहले वैल्यू थी J2, तो ये कहाँ अरेंज होगा, आफ्टर J2। द मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम इन रिड्यूस्ड प्रॉब्लम इज 3 आवर्स फॉर जॉब 4 ऑन मशीन ए, सो वी शेड्यूल जॉब 4 या J4 कह लीजिए, जॉब 4 कह लीजिए, आफ्टर जॉब 2। तो हमने J4 को यहाँ पे अरेंज किया। नेक्स्ट, अब J4 आप अपने टेबल से रिड्यूस कर दीजिए, हमारे पास क्या बचा, J3 एंड J5। J3 और J5 में हमने मिनिमम टाइम चेक किया, हमें मिल रहा है वो J5 के लिए किस मशीन पे, बी मशीन पे। अगर बी मशीन के लिए तो हम इसको लास्ट में चेक करते हैं। तो अब मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम इन रिड्यूस्ड प्रॉब्लम इज 4 आवर्स फॉर जॉब 5 ऑन मशीन बी, सो वी शेड्यूल जॉब 5 फर्स्ट जस्ट बिफोर जॉब 1। तो J5 हमारा कहाँ जाएगा, J1 के पहले। अब देखिए J2 हो चुका था, J4 हो गया, J5, J1। अब रिमेनिंग जॉब क्या बची, J3, आप उसको रिमेनिंग पार्ट में फिल कर दीजिए। ठीक, चलिए यहाँ तो हम अब सीक्वेंस फाइंड कर पाएंगे। तो हमारा सीक्वेंस क्या बना स्टूडेंट्स, सीक्वेंस बना, जो ऑप्टिमल सीक्वेंस होगा वो होगा J2, J4, J3, J5 एंड J1। अब इसके अकॉर्डिंग हम इलेप्स्ड टाइम फाइंड करेंगे। उसके लिए देखिए टेबल बनाते हैं। द टोटल इलेप्स्ड टाइम इज कैलकुलेटेड बिलो। यहाँ जॉब्स लिखी हैं जिस सीक्वेंस में आपको ऑप्टिमम वैल्यूज मिल रही हैं, मशीन ए और मशीन बी। इस टेबल को हमने फिर से यहाँ पे नोट कर लिया है ताकि वैल्यूज को हम ऐड कर सकें। ठीक, आपको नहीं नोट करनी है, इस वीडियो के लिए केवल ये यहाँ पे किया गया है। तो J2 मशीन पे प्रोसेसिंग सबसे पहले हमारी स्टार्ट हो रही है, किस आवर पे, 0th आवर पे। अब आप यहाँ पे चेक करिए, J2 के लिए मशीन A का प्रोसेसिंग टाइम क्या था, 1। तो 0 + 1 1। अब A पे जो वर्क J2 ने प्रोसेस, जॉब J2 डन हुई वो कितने आवर के लिए, 1 आवर बाद। तो B मशीन पे ये जॉब जाएगी 1 आवर। अब बी मशीन के लिए प्रोसेसिंग टाइम देख लेते हैं कितना है हमारा, 7। J2 के लिए हमने चेक किया कितना मिला हमें, 6 मिला। तो 1 + 6 ये बना हमारा 7। ठीक, अब जब J2 जॉब कंप्लीट हो गई A पर तो हमें वापस J4 जॉब के लिए जाना है, कितने, 1 आवर बाद जाएंगे हम। अब J4 जॉब के लिए A पे प्रोसेसिंग टाइम देखते हैं कितना है हमारा, 3। तो 1 + 3 4। अब यहाँ पे 7th आवर
जॉब J2 के लिए लगा मशीन बी पे। अब मशीन बी कब फ्री होगी? 7th आवर में। तो ये 7th आवर कितना देर, यहाँ पे क्या हुआ, मशीन ए पे J4 कब खत्म हुआ? 4th आवर पे। तो और बी कब फ्री हो पाएगी J4 जॉब करने के लिए? 7th आवर पे। तो 7th आवर पे इसने स्टार्ट किया। अब J4 पे बी के लिए मशीन प्रोसेसिंग टाइम देखते हैं 8 है। तो J7 + 8 ये मिला हमें यहाँ पे 15। ठीक, नेक्स्ट चेक करें। अब 4th आवर पे यहाँ पे ए मशीन में J4 जॉब इसकी कंप्लीट हुई। तो ये वापस अब J3 जॉब इसको कंप्लीट करनी है, तो 4th आवर पे यहाँ से स्टार्ट करेगा। J3 में देखते हैं, J3 के लिए ए का प्रोसेसिंग टाइम क्या है? 9। तो 9 + 4 13। अब 13, अब यहाँ पे हमने चेक किया ये तो 15 पे फ्री होगी, तो 15 आवर पे ये जॉब J3 स्टार्ट करेगी मशीन बी पर। तो इसके बाद हम चेक करते हैं इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है J3 का मशीन बी पर, टाइम कितना है? 7। तो 15 + 22 15 + 7 = 22। डन। अब फिर से वापस आइए, ए मशीन अब J5 जॉब करेगी। 13 आवर से ये स्टार्ट हो रहा है। J5 पे मशीन ए का प्रोसेसिंग टाइम कितना है? 10। तो 13 + 10 23। अब ये मशीन यहाँ पे चेक करते हैं, 22 आवर पे बी मशीन हमारी फ्री हो चुकी थी। अब उसको लेकिन हमारी ए मशीन कब फ्री होगी? 23rd आवर पे। तो 23rd आवर पे अगर ये फ्री होगी तो बी को कितनी देर वेट करना पड़ेगा? 1 आवर। तो ये स्टार्ट करेगी 23rd आवर से। ठीक है, यहाँ पे इसका वेटिंग टाइम लिखा है या जितनी देर वो आइडल रही वो टाइमिंग लिखी हुई है। नेक्स्ट स्टार्ट करें। अब लास्ट जॉब हमारी बची J1। मशीन ए ने 23rd आवर पे ये स्टार्ट किया। 23rd आवर के लिए प्रोसेसिंग J1 का मशीन ए पे प्रोसेसिंग टाइम है 5 आवर्स। तो 23 + 5 28। ठीक है, 27 पे बी मशीन अपना काम खत्म कर चुकी है, उसकी प्रोसेसिंग पूरी हो गई। फिर 28 से वो स्टार्ट करेगी। 28 पर J1 के लिए प्रोसेसिंग टाइम क्या है मशीन बी का? 2। तो ये आ गया 30 आवर्स। ठीक, अब यहाँ पे फिर से चेक करते हैं। 27 पे मशीन ये बी हमारी फ्री हो चुकी थी, लेकिन नेक्स्ट वर्क या जॉब J1 वो स्टार्ट करेगी 28 आवर से, यानी कि उसको बीच में कितनी देर आइडल रहना पड़ेगा? 1 आवर। तो ये यहाँ पे हमने लिख लिया। ठीक है, एक स्टार्टिंग का पॉइंट यहाँ पे भी देख लीजिए, बिल्कुल ये वाला, जब मशीन ए स्टार्ट हुई थी 0 आवर से और 1 आवर में उसने अपना फर्स्ट J2 जॉब कंप्लीट किया, तब तक बी मशीन आइडल रही, यानी कि कितनी देर के लिए? 1 आवर के लिए। ठीक, चलिए अब यहाँ से हम चेक करते हैं टोटल elapsed टाइम और आइडल टाइम फॉर मशीन ए एंड आइडल टाइम फॉर मशीन बी। वी गेट, तो टोटल elapsed टाइम क्या हुआ? टोटल वर्क पूरे सारे जॉब कंप्लीट करने में हमारा 30 आवर्स लग गए हमें। आइडल टाइम फॉर मशीन ए, अब आइडल टाइम फॉर मशीन ए हम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, 30th आवर पे मशीन बी अपना काम पूरा करेगी और ए ने कब काम पूरा कर लिया? 28th आवर पे। ठीक, तो अब जब नेक्स्ट टाइम जब भी ये रीस्टार्ट होगा प्रोडक्शन या जो भी सीक्वेंसिंग, तो ए को कितनी देर वेट करना पड़ेगा? ये तो 30 आवर्स पे फ्री होगी और ये ऑलरेडी 28th आवर्स पे फ्री हो चुकी है। तो ए को कितनी देर वेट करना पड़ेगा? जब तक बी मशीन फ्री नहीं होगी तब तक, और बी मशीन फ्री होगी 30th आवर पे। तो क्या हुआ यहाँ पे? 2 आवर्स। 30 - 28। आइडल टाइम फॉर मशीन बी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हमने लिस्टिंग की थी यहाँ पे कि कब कब मशीन बी फ्री रही, आइडल रही है या फ्री रही है। तो 1 + 1 + 1 3 आवर्स। ठीक है, तो ये टेबल हम नहीं बनाएंगे। इवन आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं तो ये पूरी थ्योरी आपको नहीं लिखनी है, अब हम डायरेक्ट करेंगे कैंसिल आउट या क्रॉस ऑफ करते हुए पूरे रोज कॉलम को। चल एग्जाम्पल करते हैं, नेक्स्ट चेक। एग्जाम्पल नंबर 2, इन अ फैक्ट्री there are 6 jobs to perform, each of which should go through 2 machines AB in the order A. The processing time for the jobs are given here.
you are required to determine the sequence for performing the jobs that will minimize the total elapsed time t. What is the value of t? स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम लग रही है यहाँ पे, लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पे टाइम मिलेगा बिटवीन प्रोसेसिंग टाइम में। तो ये एग्जांपल फर्स्ट से इसलिए डिफरेंट है। चलिए चेक करें। तो स्टार्टिंग करते हैं मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम से। तो हमें मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, और वो किसके लिए है, J1 के लिए। किस मशीन पे है, A के लिए। तो हम इसको स्टार्टिंग से फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। The minimum processing time is 1 hour for job 1 on machine A. तो J1 will done first. Done. तो अब J1 आप यहाँ से हटा दीजिए कॉलम। क्या बचा हमारे पास रिड्यूस सेट में, J2, J3, J4, J5, J6। एग्जाम में क्वेश्चन करते टाइम आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, सीधे सीधे रिड्यूस्ड वैल्यू आप वहाँ पे ऑप्टिमम सीक्वेंस आप फाइंड करते चले जाएंगे। अब रिड्यूस्ड में देखते हैं, जो रिड्यूस सेट बचा है हमारे पास, इसमें मिनिमम टाइम क्या है। यहाँ पे हमें 2 और 2 दिखाई दे रहा है, दोनों ही कहाँ है, प्रोसेसिंग मशीन। ये प्रोसेसिंग टाइम किसके लिए है, मशीन बी के लिए। जॉब क्या क्या है, J4 एंड J5। द मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम इन रिड्यूस प्रॉब्लम इज 2 hours विच करस्पॉन्ड टू J4 एंड J5 बोथ ऑन मशीन बी। अब दोनों बी के लिए हैं, दोनों ही इक्वल हैं। तो अब हमें कैसे इसकी फिलिंग करनी है या इसकी सीक्वेंसिंग हमें कैसे करनी है। सिंस द करस्पॉन्डिंग टाइम से आप समझते हो, इसका अगर बी है तो उसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, प्रोसेसिंग टाइम ए के लिए। और अगर ए है तो उसका करस्पॉन्डिंग टाइम की हम बात करेंगे तो वो होगा मशीन बी के लिए। तो हमारे पास अभी दोनों ही बी के लिए है, तो इनके करस्पॉन्डिंग टाइम हमने चेक किए, इसका 5 और इसका 6। तो मिनिमम किसका है, J4 का दिखाई दे रहा है। तो हम सबसे पहले फिल करेंगे J4 को। ठीक, सिंस द करस्पॉन्डिंग प्रोसेसिंग टाइम ऑफ J4 ऑन मशीन A इज लेस देन करस्पॉन्डिंग टाइम ऑफ J5 ऑन मशीन A। तो J5 का करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है, 6, और J4 का करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है, 5। तो हमारा मिनिमम क्या हुआ, J4। तो हम क्या करेंगे, लास्ट से सिक्वेंसिंग करेंगे। किस लिए लास्ट से कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेसिंग टाइम है मशीन बी के लिए। तो हमने लास्ट से फिल करना स्टार्ट किया, तो हम सबसे पहले फिल करेंगे यहाँ पे J4 को, और फिर हम करेंगे इसमें J5 को। ठीक है, अब अपने गिवन टेबल से हम J4 और J5 को रिड्यूस कर देते हैं। हमारे पास बचा J2, J3 एंड J6। फिर से हमने चेक किया इसमें मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये दिख रहा है 3 और ये दिख रहा है 3, किसके लिए, मशीन ए के लिए। और यहाँ पे भी 3 फॉर मशीन बी। द मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम, तो दोनों के लिए सेम। अब J2 और J6 किसके लिए है, मशीन ए के लिए। अब दोनों सेम है, तो अगर दोनों सेम है तो हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले करस्पॉन्डिंग प्रोसेसिंग टाइम। तो ए के लिए करस्पॉन्डिंग प्रोसेसिंग टाइम कहाँ मिलेगा, मशीन बी में मिलेगा। तो यहाँ पे चेक किया, J2 के लिए 6 और J6 के लिए 10। तो आप सबसे पहले किसको अरेंज करना चाहोगे, J2 को या J6 को, जिसका करस्पॉन्डिंग टाइम मिनिमम होगा। तो किसका है, J2 का। तो हमने J2 को यहाँ पे अरेंज कर दिया। ठीक, अब चाहो तो इसी टेबल से आप बाकी अरेंजमेंट कर लो, अदरवाइज हमने क्या किया, J2 को इस कॉलम से, इस J2 वाला कॉलम इस टेबल से हमने रिड्यूस कर दिया। आप चाहें तो सेम इसी टेबल से सारा ऑप्टिमाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल हमने J2 को यहाँ से रिड्यूस किया है, थोड़ी प्रैक्टिस होने के बाद आप डायरेक्ट टेबल से इसको यूज़ कर लेना। नेक्स्ट चेक करें, J2 जब हमने रिड्यूस कर दिया तो द मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम इन रिड्यूस टेबल इज अगेन 3 आवर। फिर से आपको दिख रहा है 3 ही आवर बचेगा। फिर J6 का कहाँ पे, A पे, और J3 का B पे। एज द करस्पॉन्डिंग टाइम फिर से आप चेक करिए, तो अब आपको J6 का करस्पॉन्डिंग टाइम मिनिमम मिल रहा है। तो जब J6 का मिनिमम मिल रहा है मशीन A के लिए, ठीक, तो J6 आपने अरेंज किया, और क्या बचा हमारे पास, J3 बचा। J3 हमारा यहाँ पे एडजस्ट होगा। तो हमें ऑप्टिमम सीक्वेंस मिल गई क्या, J1, J2, J6, J3, J4 एंड J5। चलिए इन आउट टाइम चेक करते हैं, आइडल टाइम चेक करते हैं, और टोटल इलेप्स टाइम फाइंड करते हैं। तो
फिर से स्टार्ट करें। मशीन ए J1 जॉब के लिए प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगी 0 आवर से। ठीक है, तो J1 में कितने आवर लग रहे हैं, उसको प्रोसेसिंग टाइम कितना है 1 आवर। तो यहाँ पे ये 1 आवर पे अपना कंप्लीट कर लेगी प्रोसेसिंग। फिर जब यहाँ पे 1 आवर पे कंप्लीट हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा, बी मशीन में। बी मशीन का J1 के लिए प्रोसेसिंग टाइम क्या है 5 आवर्स, तो यहाँ पे हो गया 6। ठीक, 6 आवर पे मशीन बी अपना J1 जॉब कंप्लीट करेगी। तो जब A1 जब तक प्रोसेसिंग में थी तब तक मशीन भी क्या रही, आइडल रही। आइडल टाइम कितना आया उसका 1 आवर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट चेक करते हैं। अब A1 मशीन ने 1 आवर पे अपना वर्क कंप्लीट किया। फिर वो गई J2 जॉब की प्रोसेसिंग के लिए। J2 जॉब की प्रोसेसिंग टाइम है 3 आवर्स, 3 1 + 3 4। ठीक, अब मशीन बी 6 आवर पे फ्री होगी, तो 6 आवर पे उसने ज्वाइन कर लिया J2 को। J2 के लिए मशीन बी की टाइमिंग कितनी है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है 6, तो 6 + 6 12 हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट, अब A1 का प्रोसेस J2 के लिए कंप्लीट हो गया, वो वापस आई J6 पे। J6 के लिए मशीन ए का प्रोसेसिंग टाइम क्या है 3 आवर्स, तो ये बन गए यहाँ पे 7 आवर्स। 4 + 3 7। यहाँ पे चेक करें, मशीन बी हमारी फ्री हुई 12th आवर पे। 12th आवर पे इसने यहाँ पे इसको J6 को ज्वाइन किया। प्रोसेसिंग टाइम इसका है J6 के लिए 10, तो 12 + 10 22 हुआ। फिर वापस ए पे वर्क जॉब आएगी। जॉब 7th आवर से स्टार्ट हुई। J3 का प्रोसेसिंग टाइम कितना है ए के लिए 8, ये बन गया हमारा 15। अब बी मशीन हमारी कब फ्री हुई थी 22 आवर पे। 22th आवर पे यहाँ से इसने वर्क स्टार्ट किया। इसका प्रोसेसिंग टाइम मशीन बी का J3 जॉब के लिए है 3 आवर्स, तो ये हो गया 22 + 3 25। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी अभी तक मशीन बी आइडल नहीं रही है, वो फ्री नहीं रही है। जैसे ही उसका एक जॉब कंप्लीट हुआ उसने नेक्स्ट जॉब को ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट चेक करें J4 के लिए। 15th आवर पे J4 स्टार्ट हुआ। J4 का प्रोसेसिंग टाइम था 5 आवर्स, तो 15 + 5 20। अब मशीन बी 25th आवर पे यहाँ पे J4 को ज्वाइन किया। 25th आवर पे ज्वाइन किया और इसका प्रोसेसिंग टाइम था J4 के लिए 2 आवर्स, ये हो गया 27। लास्ट जॉब 20 आवर पे ए ने स्टार्ट किया। 5th J5 है, इसका प्रोसेसिंग टाइम है 6 आवर्स, से 20 + 6 26। अब मशीन बी 27th आवर पे यहाँ से फ्री हुई। 27th आवर पे इसने यहाँ पे इसको ज्वाइन किया। इसका प्रोसेसिंग टाइम 29 आवर्स, तो यहाँ पे जॉब सारे कंप्लीट हो गए मशीन ए के लिए एंड देन फॉर मशीन 2 बी। तो टोटल टाइम कितना लगा पूरे जॉब कंप्लीट होने में 29 आवर्स। ठीक, आइडल टाइम फॉर बी सिंगल एक ही बार ये फ्री रही जब मशीन स्टार्ट हुई है 1 आवर के लिए। आइडल टाइम ऑफ ए, आइडल टाइम ए के लिए चेक करें, लास्ट हमारा था 29 बी के ख़त्म होने का और ए पे ख़त्म होने का 26, तो 29 - 26 = 3 आवर्स। दैट मीन्स ये प्रोसेस जब दोबारा स्टार्ट होगा तो जॉब्स ए पे कब आएंगी 3 आवर्स के बाद ही आ पाएंगी, क्योंकि जब बी से फ्री होंगी तब वापस ए पे जाएंगी। तो बी पे फ्री होंगी 29th आवर में और ए क्योंकि फ्री हो चुका होगा 26th आवर में, तो उसको 3 घंटे एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा। तो ये था कॉन्सेप्ट, अगर आपका टाइम मिल रहा है या इक्वल वैल्यूज आ रही है प्रोसेसिंग टाइम की। एक और एग्जांपल इसी पे चेक करते हैं। एग्जांपल नंबर 3, देयर आर 9 जॉब्स ईच ऑफ विच must go through 2 machines P and Q in order PQ. The processing time in hours are given below. फिर से सीक्वेंस फाइंड करना है that minimize the total elapsed time. Also calculate the total idle time for machines in this period. स्टूडेंट्स होपफुली कुछ तो कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया होगा, तो फिर से एक बार इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। मिनिमम टाइम कहाँ पे दिख रहा है हमें 2 दिख रहा है। ठीक, जॉब है ए और मशीन है बी, हमने यहाँ पे इसको शेड्यूल किया। फिर आप ए को रिड्यूस कर दीजिए अपने टेबल से। हमें अब चेक करना है मिनिमम टाइम बी से आई की मशीन के बीच में।
ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि ई और जी, ई पे और जी पे दोनों का ही आइडल प्रोसेसिंग टाइम सेम आ रहा है, दोनों ही किस पे है, मशीन क्यू पे है। तो ना सिंस द करस्पॉन्डिंग, फिर हम क्या चेक करते हैं, अगर सेम है करस्पॉन्डिंग टाइम चेक कर लीजिए आप। तो क्यू का पी पर 6 ये और जी के लिए 7, तो मिनिमम क्या है 6 है ई के लिए, तो हम किसको फिल करेंगे, पहले ई को एंड देन जी। तो पहले ई फिर जी, क्योंकि दोनों ही मशीन सेकंड के लिए हैं तो हमने लास्ट से फिलिंग करी है। द रिड्यूस सेट, अब लास्ट से जी और ई को भी हटा दीजिए अपनी टेबल से। अब इस पूरी टेबल में चेक करते हैं कि मिनिमम रिड्यूस टाइम क्या हुआ हमारे पास। द मिनिमम रिड्यूस टाइम इज 4 आवर्स, एक बार ये पी मशीन का और यहाँ पे सॉरी सी जॉब के लिए पी मशीन और डी जॉब के लिए क्यू मशीन पे, और भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे आई के लिए पी के लिए। तो मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम इज 4 विच अकर्स फॉर जॉब सी, और आई का कहाँ पे है, मशीन पी के लिए, डी का कहाँ है, मशीन क्यू के लिए। देयरफॉर द टास्क सी हैज लेस करस्पॉन्डिंग, फिर से सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जिसकी करस्पॉन्डिंग टाइम मिनिमम होगी हम उसको पहले शेड्यूल करेंगे। तो सी में हमने चेक किया, इसका मिनिमम टाइम 7 है, डी का मिनिमम करस्पॉन्डिंग टाइम 9 है और आई का करस्पॉन्डिंग टाइम 11 है। ठीक है, तो मिनिमम हमें दिखा किसका, सी का जो पी के लिए, तो हमने सी को यहाँ पे शेड्यूल करा। फिर हमने चेक किया आई का उससे ग्रेटर था तो आई को सी के बाद। ठीक, फिर हमें दिखा सेम प्रोसेसिंग टाइम क्योंकि 4 है डी के लिए, तो लास्ट में यहाँ पे डी शेड्यूल हुआ। अब बाकी रिड्यूस टेबल में हमारे पास क्या बचा, बी एफ एंड एच बचा। तो अब यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि मिनिमम टाइम क्या है 5 एंड 5, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और चेक करो, प्रोसेसिंग टाइम भी दोनों का सेम है, ये भी 8 और इसका भी 8। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप बी को पहले अरेंज करना चाहते हो या एच को। ये टोटली इसलिए हमारे पास यहाँ पे देखिए 2 टेबल बनी है। ठीक, तो अगर आप बी पहले लिखना चाहते हैं तो बी लिख सकते हैं, अगर आप एच पहले लिखना चाहते हैं तो एच, और लास्ट कॉलम में एफ फिल होगा। ठीक है, यहाँ पे चेक करिए, अगर आपने एच पहले लिखा है तो फिर बी बाद में। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों में से कोई भी सीक्वेंस आप यूज़ कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है। तो हमने पहला वाला सीक्वेंस यूज़ किया है ए सी आई बी एच एफ डी जी ई। चेक करें मशीन के इन आउट टाइम और आइडल टाइम मशीन बी के लिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट इसलिए हुआ क्योंकि करस्पॉन्डिंग टाइम भी हमारे अब सेम हो गए। चलिए चेक करें, तो ए मशीन स्टार्ट करेगी 0th आवर पे, इसका प्रोसेसिंग टाइम पी के लिए क्या है 2 आवर्स, तो यहाँ हो गया 2। अब बी मशीन या क्यू मशीन हमारी अब स्टार्ट करेगी 2nd आवर से, इसका प्रोसेसिंग टाइम ए के लिए है 6th आवर, तो ये हो गया 8 6 + 2 = 8। अब यहाँ पे आइडल टाइम इसका हम चेक कर लेते हैं मशीन बी के लिए, यहाँ मशीन क्यू है, यहाँ पे हमने चेक किया इसका आइडल टाइम। तो मशीन ए कब तक वर्किंग में थी, ए जॉब के लिए 2 आवर्स तक, तो 2 आवर्स तक मशीन क्यू फ्री थी यानी कि आइडल थी, तो उसका आइडल टाइम क्या हो गया 2 आवर्स। फिर से स्टार्ट करें जॉब सी के लिए मशीन पी पर। ठीक, तो 2nd आवर से ये स्टार्ट करेगी, इसका प्रोसेसिंग टाइम 4 आवर्स, तो 2 + 4 6। अब 8th आवर पे मशीन क्यू फ्री हुई, क्यू पे इसने जैसे 8th आवर पे फ्री हुई सी को ज्वाइन किया और प्रोसेसिंग टाइम के साथ ये फिनिश किया इसने 15th आवर पे। ए मशीन जब बी फ्री हुआ तो वर्क आया वापस आई पर, आई जॉब के लिए, आई का प्रोसेसिंग टाइम पी पर 4 आवर्स। ठीक, 15th आवर पे जैसे ही ये फ्री हुई मशीन क्यू, तो इसने यहाँ पे ज्वाइन किया जॉब आई को, इसका जॉब आई का सीक्वेंसिंग टाइम है 11 आवर्स प्रोसेसिंग टाइम, तो ये हुआ 26। नेक्स्ट बी पे आई मशीन पी का जॉब शेड्यूलिंग हुई 10th आवर पे, 10th आवर, उसके बाद इसका प्रोसेसिंग टाइम था 5 आवर्स, 10 + 5 15। नेक्स्ट 26 आवर्स पे जैसे ही क्यू मशीन फ्री हुई इसने ज्वाइन किया बी जॉब को, बी के लिए इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना गिवन है 8, तो 26 + 8 34। अगेन
मशीन पी एच जॉब के लिए 15th आवर से स्टार्ट किया, अगेन 5:20 पर इसने इसको फिनिश किया। जैसे ही ए ने से फिनिश किया, पी ने फिनिश किया वर्क को, और तो क्यू ने इसको ज्वाइन किया 34th आवर पे। इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है एच के लिए 8 आवर्स। 8 आवर्स इसने ऐड किए, टोटल प्रोसेसिंग टाइम हो गया 42 आवर। नेक्स्ट एच तक हो गया हमारा 20 आवर पे। फिर एफ जॉब शेड्यूल की गई मशीन पी को। इसका प्रोसेसिंग टाइम, टोटल टाइम इसको लगा 8 आवर्स कंप्लीट करने में। यहाँ पे 42 आवर बाद 42th आवर पे जैसे ही मशीन क्यू का वर्क फिनिश हुआ, यहाँ पे शेड्यूल किया गया एफ को। फिर एफ के लिए इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है हमें गिवन 9, तो ये टोटल आर हो गया हमारे पास 51th आर पे इसने पूरा कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट फिर मशीन पी को शेड्यूल किया गया जॉब डी। इसका प्रोसेसिंग आवर्स कितने दे रखे हैं हमें, डी के लिए हमें 4, डी के लिए मशीन ए के लिए चेक करिए यहाँ पे 9 है, तो ये हो गया 37। फिर 51th आवर पे जैसे ही मशीन क्यू फ्री हुई, इसने इसको ज्वाइन किया वर्क डी, इसको शेड्यूल किया गया। और जब डी शेड्यूल किया गया तो इसका आवर कितने हैं 4, ये 55 आवर पे ये इसने अपना वर्क कंप्लीट किया। 37th आवर पर पी को शेड्यूल किया गया जी, और इसका प्रोसेसिंग टाइम था 7 आवर्स। फिर 55th आवर पे जैसे ही क्यू फ्री हुई, इसको असाइन किया गया जॉब जी। 3 आवर्स का इसका प्रोसेसिंग टाइम इसमें ऐड हुआ, तो 58th आवर पे इसने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया। लास्ट जॉब हमारी बची ई, ए को शेड्यूल किया गया 44th आवर पे। 3 आवर्स बाद, 3 आवर्स के प्रोसेसिंग टाइम बाद 47th आवर पे इसने अपना जॉब कंप्लीट किया। फिर ये जॉब किसको, मशीन क्यू पे आई। क्यू कब फ्री हुई 58th आवर पर। क्यू जब फ्री हुई 58th आवर पर, तो 3 आवर का प्रोसेसिंग टाइम इसका यहाँ पे गिवन है, तो 3 आवर्स के प्रोसेसिंग टाइम के बाद ये बचा हमारा 61। तो टोटल इलेप्स टाइम कितना हो गया स्टूडेंट्स 61 आवर। तो मशीन पी के लिए आइडल टाइम 14 आवर, मशीन क्यू के लिए इसका आइडल टाइम हो गया 2 आवर्स। यहाँ पे क्यू कर लीजिए, ठीक। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, इसमें 3 तरह की प्रॉब्लम्स आपकी डिस्कस हो गई। फर्स्ट एग्जांपल हमने किस पे बेस्ड था, जिसमें कोई भी टाई नहीं हो रहा था। बाकी दोनों में आपका करस्पॉन्डिंग टाइम भी सेम था और मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम भी सेम था। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन अभी हमने किए, इनको आप रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए इसकी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेसिंग ऑफ एन जॉब्स थ्रू 3 मशीन्स। अभी हमने क्या किया था, प्रोसेसिंग ऑफ एन जॉब्स थ्रू 2 मशीन्स। तो टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर एंड स्टे एट होम एंड स्टडी हार्ड।